Namaskar. A very warm welcome to CIET NCERT's special live phone-in interactive program. And this is our special series of teaching learning intervention for inclusive classroom. My name is Tanvi Khurana. At this moment, you're watching us on eVidya channel number 11. सभी 11 क्लास के बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं सोशियोलॉजी की क्लास में और जिस टॉपिक पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2 टर्म्स कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज़ इन सोशियोलॉजी। अब इस चैप्टर में क्या इंक्लूड है क्या नहीं ये आपको हमारी मेहमान बताएंगी। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, कोई डाउट्स हैं जो आप पूछना चाहते हैं, क्लैरिफाई करवाना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, नंबर है 8800440559 और अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी होगा dth.class11@ciet.nic.in। और इस वक्त आप हमें देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी, जो कि है ncertofficial। उसके लाइव चैट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका परिचय करवाना चाहेंगे हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर से। आपके स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिख रहे हैं मिस्टर निर्भय कुमार मल। स्वागत है निर्भय आपका। निर्भय हर एक शब्द को यहाँ पे ट्रांसलेट करके आपको साइन लैंग्वेज में समझाएंगे और हमारे साथ एक मेहमान भी मौजूद है। आइए आपका परिचय उनसे करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस कृतिका ऑगस्टिन। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू मैम। नमस्कार मैम। Ma'am is the head of the Department of Sociology from ITL Public School, New Delhi. और अगर आपके पास कोई सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप 12:30 बजे तक हम तक पहुंचा सकते हैं। बातचीत जारी रहेगी तब तक। और इससे पहले कि हम ये प्रोग्राम शुरू करें, हम मैम से पूछें इस चैप्टर के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ टर्म्स के बारे में, उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी से जुड़ी हुई। वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया assumed G20 presidency and would convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country this year. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest its true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or should I say the world is one family. तो चलिए इसी अनाउंसमेंट के साथ हम इस कार्यक्रम को, डिस्कशन को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम मैम से पूछना चाहेंगे क्योंकि ये है चैप्टर नंबर 2 मैम, टर्म्स कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी। व्हाट एग्जैक्टली इज इट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस प्रोग्राम एंड द चिल्ड्रन दे आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस प्रोग्राम? वी आर लाइक you've mentioned कि हम चैप्टर नंबर 2 टर्म्स कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं आज। तो हमारा कंटेंट है जो आपकी शायद स्क्रीन पे आपको दिखेगा। Why do we need terms and concepts to understand sociology? दूसरा जो हम पढ़ेंगे आज वो है different terms and concepts in sociology। फिर हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे different perspectives to understand sociology or society, and we will talk about different kinds of social groups and society. Okay, that's great. So, ma'am, because we are here going to study sociology, and sociology is a subject which is not other than not similar to other subjects. So how is it different? What makes it different? मैम हमने प्रीवियस चैप्टर में जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी, सो उसमें हमने समझने की कोशिश करी थी कि व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड टू बी मोर प्रिसाइज स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ओके, सो अब हम देखते हैं कि वी एज इंडिविजुअल्स, I mean, you know, sociology is an interplay between society, social institutions of society, and individuals. Okay. We as individuals are a part of multiple groups, multiple institutions, and it is very important to understand our relationship with these institutions. And hence chapter number 2 हम देखेंगे तो it's a very technical chapter. हम इसमें different terms introduce करेंगे students को जो शायद उन्हें आती होंगी या नहीं आती होंगी। Okay. So let's just understand this chapter a little better with the help of the presentation you have prepared, shall we? Sure ma'am. So सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे दैट व्हाई डू वी नीड टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन अ टॉपिक और इन अ सब्जेक्ट लाइक सोशियोलॉजी। ओके,
आप कभी फिजिक्स या केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में गए होंगे, हाँ जी। या बायोलॉजी की लेबोरेटरी में गए होंगे, उसमें आपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पढ़े होंगे, एम्पलीफायर, या आपकी फिजिक्स की क्लास में आपने वर्ड सुने होंगे, अल्फा पार्टिकल, एटम, एक्सेलरेशन। केमिस्ट्री की क्लास में गए होंगे तो आपको शायद कुछ केमिकल्स दिखाए होंगे, उनके अलग अलग नाम होंगे। सो I mean, because all these things are not very commonly understood by students, so इसलिए हम उनको टर्मिनोलॉजी दे देते हैं ताकि वो समझ सके। अब सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज वेरी वेरी कॉमन. You will come across words like family, you will come across words like religion, you will come across the institution of economy, very very similar terms जो हम अपनी आम जिंदगी में सुनते हैं. अब क्योंकि हम सुनते हैं इन वर्ड्स को, हम जानते हैं इन वर्ड्स को, तो हमें पता है इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है. पर as going back to chapter number 1, little recapitulation, that sociology is very very different from commonsensical understanding or naturalistic explanation. Hence it is important कि हम इन सारी terminologies को डिटेल में पढ़ें और डिटेल में समझें. For example, different terms and concepts in sociology, अगर आप स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं तो पहला टर्म है सोशल ग्रुप्स. काफी सुना होगा हमने वर्ड ग्रुप, यस, राइट, कॉमन टर्म है. पर इसका सोशियोलॉजिकली क्या कॉनोटेशन है, सोशियोलॉजिकली इस वर्ड का क्या मीनिंग है. आप एक नई टर्म सीखेंगे इस चैप्टर में, स्ट्रैटिफिकेशन. स्ट्रैटिफिकेशन का जब अगर मैं आपको एक सिंपल टर्मिनोलॉजी दूं, डिफरेंस इन सोसाइटी, हम डिफरेंस इन सोसाइटी तो समझते हैं, लेकिन हमने इसको वर्ड स्ट्रैटिफिकेशन से समझने की कोशिश करी है. फिर स्टेटस एंड रोल, हम स्टेटस एंड रोल का एक कॉमन सेंसिकल मीनिंग समझते हैं, लेकिन आज हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. सिमिलरली सोशल कंट्रोल, हमने वर्ड सुने होंगे लॉ, नॉर्म, ऑर्डर. Again, similar terms, right, but it is important that we understand them in sociological connotation. मैं इतना emphasis इस बात पे इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि जब हम फ्यूचर में अपने करियर में जाएंगे, हम लेट्स से पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, so where we are using formal mechanisms in documentations, so it is very very important that we utilize these terms and we know the meaning of these terms. That is why it is important that we have different terms and concepts in sociology, ताकि हम एक common sense information से थोड़ा सा अलग हटके उसका logical sense समझें. So can we say that in a student's life these terms are important? Yes. That is the reason this chapter is important for them? Yes, very important for them. Okay, all right. And ma'am, so अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो we know that students have their own perceptions, and each and everything is perceived by each and every individual differently. So does everyone perceive the society in the same way or is it different? It's a very interesting topic, ma'am. Okay. जो आपने मुझसे सवाल पूछा है वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है क्योंकि वी ऑल हैव, मतलब सोसाइटी हैज़ अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोचेस. Every school of thought is understanding the institutions of society very very differently. आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आज मैं आपको दो स्कूल ऑफ थॉट से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, कॉन्फ्लिक्ट थियोरिस्ट एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल थियोरिस्ट. आज हम इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और हम शुरुआत करेंगे फंक्शनलिस्ट थ्योरी से. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंक्शनलिज्म एंड हाउ इज़ इट रिलेटेड टू आवर सोसाइटी. आप स्क्रीन पे एक ह्यूमन बॉडी की इमेज देख सकते हैं. हाँ जी. एंड आई अज्यूम दैट बेसिक साइंस हम सब ने पढ़ी है, तो हम जानते हैं हमारी बॉडी में लिवर है, लंग है, हार्ट है, ब्रेन है, स्टमक है. हर बॉडी पार्ट का अपना एक फंक्शन है. पर अगर हम एक भी बॉडी पार्ट को बॉडी में से निकाल दें,
और हम अज्यूम करें कि क्या ये बॉडी पार्ट निकाल के अपने आप फंक्शन कर सकता है, तो इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? नो. No. Each body part inside the body is very, very important. And each body part has its own function to perform. Yet each body part is interdependent on one another. Only when the brain sends a signal to the stomach कि भूख लग रही है, सिर्फ तब हम खाएंगे और सिर्फ तब हमारा esophagus and other body parts that are related to digestion of food will start functioning. Similarly, every institution in this society, whether government, economy, education, family, media, religion, each institution in the society is very, very important. इनको हम सोसाइटी से निकाल नहीं सकते, इनका अपना अपना एक फंक्शन है, and they are all interdependent on one another. Okay. Today, if the government decides to change the economic policy of the country, the automatically educational policy will change. We realize that we have a lot of youth, a lot of educated youth. Hence, government ने ये बात भी realize करी that they might not be able to get adequate employment opportunities. तो उन्होंने educational policy में थोड़े changes ले आए और उन्होंने vocational education पे focus करने लगा. So आप देखिए 3 important institutions जुड़े हुए हैं: government, economy, education. Right. And this will directly impact the family as an institution also. So each aspect, each institution of society is important. They are interdependent and they cannot function in aloof. They cannot function अकेले होकर. Okay. All right. मेरा I'm so sorry to interrupt. मेरा second school of thought है conflict theory. कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बहुत सिंपल सी थ्योरी पे बेस्ड है कि क्योंकि रिसोर्सेज सोसाइटी में लिमिटेड हैं, Right. सो इसीलिए हर ग्रुप उस रिसोर्स के लिए compete कर रहा है. जिस ग्रुप को वो रिसोर्स मिल जाता है, दे बिकम डोमिनेंट ऑन द ग्रुप दैट इज वीक. Okay. अब जब हम दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट से, फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट से इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ को देखेंगे, उनकी एक अलग अंडरस्टैंडिंग है. और जब हम कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थ्योरी से सेम इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे, उनकी अपनी एक अलग अंडरस्टैंडिंग है. ओके मैम, आई कैन सी अभी आपने कुछ स्लाइड्स दिखाए, उसमें कुछ तो एक लैंग्वेज इंग्लिश है, एक और लैंग्वेज आपने उसमें इंसर्ट की हुई है. वुड यू लाइक टू शेयर मोर अबाउट दैट? व्हाट एग्जैक्टली इज इट एंड व्हाई इज इट? मैम, आई हैव यूज्ड द गूगल ट्रांसलेटर एंड थ्रू गूगल ट्रांसलेटर मैंने इंग्लिश को ब्रेल में कन्वर्ट किया है, ट्रांसलेट किया है, ताकि हम सारे टाइप ऑफ लर्नर्स पे एम्फेसाइज कर सकें, विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स पे एम्फेसाइज कर सकें. मैंने इनफैक्ट बहुत सारी पिक्चर्स भी यूज़ करी हैं अपनी स्लाइड्स में. मैंने एक स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ करा है अपनी अपकमिंग स्लाइड्स में, ताकि वी आर एबल टू केटर टू ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन आवर क्लासरूम. टुडे टेक्नोलॉजी हैज़ enhanced so much, and so should the teacher in the classroom, who should focus on individualized learning plan for every student. And it's not very difficult. I mean, हम सब क्योंकि अब PPT पे इतना डिपेंडेंस हो चुके हैं, तो ज़्यादा देर नहीं लगती है. आप सिर्फ अपना वर्ड को कॉपी पेस्ट करिए गूगल ट्रांसलेटर में, वो आपको ब्रेल में ट्रांसलेट करके दे देगा. Similarly, there is a app called as Dragon Dictation, which can help visually impaired learners to take down notes for them. Okay. You have students who are not very good readers, so maybe you can use Audible for them. It's an entire e-book store जहाँ पे the books can be heard. I mean, they are audible books. So maybe somebody who's a slow reader can catch up to the pace in the classroom through Audible. Similarly, Tales to Go and Epic are also e-library which students can use to get access to unlimited amount of research work or other textbooks, help books which they might find easy in the learning process. Okay. So
we need to understand that today inclusive classroom is a methodology, and because ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजिकली बेस्ड है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, एंड रोट लर्निंग इज समथिंग आई डू नॉट इनकरेज इन माई क्लासरूम, हेंस आई हैव यूज्ड डिफरेंट मेथडोलॉजीज टू मेक दिस चैप्टर a little interesting for students. Okay, I'm sure the methods you have used, they are going to be beneficial for the children. मैम, अगर हम सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आजकल हर बच्चा सोशल नहीं होता. They don't like being a part of the social group, and they like staying individually. लोग solo travel करना prefer करते हैं, अकेले बच्चे रहते हैं, and just they have their tablets and mobiles and that's all their life. तो ऐसे में क्या उन्हें भी सोसाइटी के बारे में जानना, पढ़ना, समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बाकियों के लिए? मैम, सोसाइटी and social groups are very very important. Okay. मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाती हूँ. इफ़ यू कैन सी द स्क्रीन, आप इन पिक्चर्स को देख के कुछ समझ सकते हैं. आप ग्रुप का नाम मत समझिए, आप सिर्फ पिक्चर्स को देखिए और समझिए. राइट. एक फोटोग्राफ है बस स्टॉप की, जहाँ पे सिर्फ लोग खड़े हैं, मे बी वेटिंग फॉर द बस टू अराइव, या मे बी वेटिंग कि बस बोर्ड करनी है. दूसरी पिक्चर है एक सिनेमा हॉल की, जहाँ पे व्यूअर्स आए हैं मूवी देखने. राइट. दे ऑल हैव देयर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, बट क्वेश्चन, क्या इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस आगे सोसाइटी को प्रोग्रेस कर सकती है? कैन आर सोसाइटीज और सिविलाइजेशंस कंटिन्यू इफ वी डिसाइड टू हैव इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस? एंड द आंसर इज नो. We need to, even if it is 1%, we need to have social groups so that societies can exist in the longer run, civilizations can exist in the longer runs. And from there I bring to you the topic social groups and society. Okay. Now, taking you back to the picture that I was showing you, the pictures were actually an example of quasi-group. Quasi-groups are basically groups of people who are at the same place and at the same time without even knowing one another's existence. Okay. They are not aware. Maybe इस time पे उन सबका main aim है bus board करना या movie देखना और उसके बाद घर चले जाना. But they are not here for any other reason. Right. And they do not care that whether the person sitting next to them have any issues or problems in their life, are they very happy or whatever. You know, so quasi group is a group of people who are at the same place at the same time without acknowledging each other's existence. Okay. Now coming to my main topic, social group, which is all about sociology. It is a collection of continuously interacting persons who share common interests, culture, values, norms within a given society. It is a group of people who are regularly interacting with one another. They understand each other's needs. They might have similar interests, might be sharing similar culture, and they agree to the norms and customs of the society. Okay. And from there I will take you further to different kinds of social groups that exist. Now, when the teacher is teaching this topic in the classroom, I would recommend that they use a concept map. Okay. So that it's easy for the children to remember which group is parallel to the other group. Because if I go to the other slide, groups like community, primary group, in-group, they are similar groups. Right. अब अगर टीचर ने क्वेश्चन दे दिया, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी एंड सोसाइटी. अब आप देखिए पीछे वापस हम स्लाइड पे जाएंगे. कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, कम्युनिटी एंड सोसाइटी हैव सिमिलर टर्मिनोलॉजीज, सो दे हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू प्राइमरी ग्रुप. तो बच्चे के पास बहुत कुछ है लर्न करने के लिए. अब वो कैसे याद रखेगा? तो टीचर्स कैन यूज कॉन्सेप्ट मैपिंग ओवर हियर सो दैट दे कैन सेग्रीगेट दैट डेटा, put the common elements in one group and make it easy for the learners to learn. So I'll go further. So, and the teacher can use a Venn diagram to draw common groups who have similar features. Okay.
So maybe the first set, that is community, primary group, in-group, they are groups of small people who are connected to one another through face-to-face relationships, who have personal relationships. The primary groups are person-oriented groups, and the members of the primary group have a we feeling, they have a sense of belongingness. Okay. The second type, examples of course, family, village, friends, caste, etc. These are all examples of primary group. They are all examples of community. They are all examples of in-groups. Okay. It's very important that the students learn the features so that they can distinguish between the different kinds of groups and use the appropriate terminology as and when required. Now, the second type of grouping that I'm focusing on is the secondary group, associations or outgroups. These are groups that have common features like they are large in size, they maintain a formal, impersonal relationship. So the members, whether they are in an association, whether they are a part of out-group, whether they are part of secondary group, the characteristics are same. They are formal and impersonal to one another, and they are usually goal-oriented. Okay. They do not have any personal affiliation, no sense of we feeling, right? Examples may be government offices, schools, associations, right? So these are the different kinds of groups that exist in the society. Okay. So we understood what are primary groups, we understood what are secondary groups. Are there any more types of groups, ma'am? Yes, ma'am. There are more types of groups, for which I'll again take you to my presentation. Okay. What do you find, I mean, how would you describe these pictures? The child says, I want to be like them. Oh, okay. So we can see three pictures here. One is Kalpana Chawla. She was an astronaut. Yes. Then we have Dr. APJ Abdul Kalam. He was the president of India and a scientist, a famous scientist. And the other is Sachin Tendulkar. He's a cricketer. Now, tell me, why does the child want to be like either of them? Because they are one of the best in their professions. All right. In fact, quite ironical, जब मैं आपके पास आई थी सुबह, मैंने आपसे पूछा था कि how is it that आप anchoring में हैं? Yes. Did you look up to somebody when you were small? Yeah, it's just by chance. It's by chance. All right. Maybe then I'll go back to my wrong example and I'll say I'll go back to my pictures. However, I am a teacher because there was one lecturer that influenced me in my graduation, Mahima ma'am. So she was my reference model. Okay. So for a lot of students, maybe APJ Abdul Kalam or Kalpana Chawla or Sachin Tendulkar are their role models. Yes. They want to look up to them, right? So these are reference groups. A group of people जिनका lifestyle हम copy करना चाहते हैं, we want to be like them, right? They are an aspirational model, right? They are aspirations for us. That's the reference group. Okay. All right. Now, before proceeding further to my other kind of group, that is peer group, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कृष्णा और सुदामा की. सुदामा और कृष्णा बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और एक बार सुदामा कृष्णा के घर जाते हैं, कृष्ण जी के, और छोटी सी पोटली में चावल ले जाते हैं उनके लिए, क्योंकि सुदामा के घर में कुछ ज़्यादा खाने के लिए होता नहीं है. सो क्या होता है कि सुदामा जब कृष्ण के घर पहुंचते हैं, वो बहुत खुश होते हैं उनको देख के और बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करते हैं, अपने घर में रखते हैं. और जब सुदामा शाम को खाना खाने लगते हैं कृष्ण के घर पे, तो कृष्ण जी वो खा नहीं पाते हैं. वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे घर पे भूखे और मैं कैसे इतनी आलीशान तरीके से रह सकूं. रात निकलती है, दिन शुरू होता है और सुदामा अपने घर के लिए निकल जाते हैं. जब वो घर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि उनके घर में जो जो चीज़ों की कमी थी वो सब पूरी हो चुकी है. सो कृष्ण जी ने उनको वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करी जो उनके पास कुछ समय पहले नहीं थी. Friendship, that is the learning lesson from here. Okay. So our peer group plays a very, very important role in our everyday life. They have a lot of positive influence on us.
So I would take up the last group as the peer group, which is very important. It is a group of people who are of the similar age, maybe in a common profession. It helps us to be associated to a peer group because team work learn करते हैं. Peers हमें positive, negative हर प्रकार का feedback देते हैं और एक चीज़ को देखने का नया नज़रिया देते हैं. Right. लास्ट स्लाइड है. peer group कई बार हमारे ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी कर देता है, तो ये हमारी समझदारी है कि हम उससे पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें. ओके, क्या हम पीयर ग्रुप का एक एग्जांपल स्कूल ले सकते हैं? हाँ जी, आप अपने फ्रेंड्स अपने स्कूल में बनाते हो जो हमारे लिए एक पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे डेफिनेटली छोड़ के जाते हैं. राइट. पर मैम क्या वो क्वासी ग्रुप के अंडर भी आएगा, क्योंकि जब बच्चे एंटर करते हैं तब वो एक दूसरे को नहीं जानते? नहीं मैम, इनफैक्ट दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग जो आपने पूछा है. वो इसीलिए क्योंकि कई बार क्या होता है, जो सीनियर बच्चे होते हैं वो जूनियर बच्चों को ग्रूम करने में हेल्प करते हैं. तो जैसे 5th से बच्चा मिडिल विंग में आता है 6th में, तो वो उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट ट्रांजिशन है. तो हम अपने स्कूल में क्लास 8th के बच्चे 4th एंड 5th में भेजते हैं कि आप जब वो सीनियर विंग में मिडिल विंग की तरफ आए, बिल्डिंग चेंज हो रही है, पहले वो लेफ्ट साइड ऑफ द स्कूल पे, वो राइट साइड, वो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है, बिल्डिंग चेंज होना भी. तो वहाँ पे उनके वो पियर सीनियर्स जो हैं वो पियर बन जाते हैं. ओके. वो they are at the same place at the same time for the same purpose, and over a period of time they are building a relationship with one another. In fact इससे bullying के problems भी solve होते हैं. ग्रेट ग्रेट. सो आई एम श्योर स्कूल्स में ये सब प्रैक्टिसेस होती होंगी मैम, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर था. इसके कुछ कीवर्ड्स हम देख सकते हैं? Sure ma'am. So here are the keywords on your screen. Conflict theory. The meaning of conflict theory is basically when there are limited resources, so the best group gets the best position. Functionalist theory. Interdependence of members on one another. Social groups. Continuously interacting group of people. Okay, let's just look at the keywords once again, just the keywords. Conflict theory, functionalist theory, social groups. Okay. मैम बच्चों को होमवर्क देना चाहेंगी? हाँ जी, आज का होमवर्क है that they will describe the features of all kinds of social groups and they will distinguish between the different forms of social group. Okay. और मॉडिफाइड होमवर्क? मॉडिफाइड होमवर्क है आज की क्लास के बाद आप अपने RWA का या अपने किसी एसोसिएशन का मेमोरेंडम लेकर आइए, उसमें से उनकी इंफॉर्मेशन, उनके गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स ढूंढिए और उसे एक कंट्रास्ट करिए अपनी फैमिली लाइफ से, अपनी फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशन से. सो यू विल बी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप और कम्युनिटी एंड सोसाइटी. वंडरफुल. सो बच्चों को दिखाते हैं कि इस होमवर्क को उन्हें किस फॉर्मेट में भेजना है. सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर आपको क्लास मेंशन करनी है. यहाँ पे आप प्लीज़ 11th लिखिएगा, स्कूल का नाम और एड्रेस मेंशन कीजिएगा, देन एक्सपर्ट का नाम मेंशन कीजिएगा. यहाँ पे आपको लिखना है मिस कृतिका ऑगस्टिन, डेट ऑफ द सेशन विच इज़ टुडे 6th of March 2023, और फिर एक फ़ोटोग्राफ जो कि ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं. तो ये है आपका होमवर्क सबमिशन फॉर्मेट, जिसे आप भेज सकते हैं dth.class11@ciet.nic.in पर. तो आपके होमवर्क्स का हम इंतज़ार करेंगे और थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ आज जुड़ने के लिए. इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. वी गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द वेरियस ग्रुप्स दैट आर एग्जिस्टिंग इन our society. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. धन्यवाद कहना चाहेंगे हम हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का भी. निर्भय, थैंक यू सो मच. आपने हर एक वर्ड को यहाँ पे साइन लैंग्वेज के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुँचाया और वो उन्हें बहुत काम भी आया होगा. थैंक यू सो मच. धन्यवाद कहना चाहेंगे हम अपने सभी दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को एंजॉय करने के लिए. इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं, पर जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहेंगे दैट वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया assumed G20 presidency and would convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country this year.
A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding global pragmatic solutions for the well-being of all, and in doing so manifest its true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or should I say the world is one family. With that, I am Tanvi Kurana and I'll take a leave of you. Please take care and keep on watching eVidya channels. Namaskar.